आर्यन उन लोगों की बात अच्छे से समझ गया था। फिर उसने बातों में ज्यादा समय खराब न करते हुए कहा, चलो इस बारे में बाद में करते हैं, अभी हमें तीसरी मंजिल पर जाना चाहिए। वो मोटू राम चौंक गया और कहा, मास्टर क्या हम अभी भी नीचे जा रहे हैं? तीसरी मंजिल का कोई नक्शा नहीं है, इसके अलावा वहाँ और भी ज्यादा शक्तिशाली बीस्ट होंगे। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए, अब तक हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम अभी भी जिंदा है। आर्यन ने मीरा की ओर देखा, उसकी आंखों में भी नीचे ना जाने का इरादा झलक रहा था। फिर उसने हंसते हुए कहा, मीरा क्या तुम्हें एक अर्थ स्टेज हथियार नहीं चाहिए? हाँ। मोटू राम का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जल्दी से कहा, मास्टर चलो जल्दी चलते हैं। मृत्यु की तुलना में वो शक्तिहीन होने से ज्यादा डरता था। फिर उसने हातिम को हाथ पकड़कर खींचा और बाहर जाने लगा। उसके हाथों में डार्क खंजर को देखकर वो अपनी लार को टपकने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में लालच की चमक दिख रही थी। वाह, यह एक अच्छी चीज है, एक अर्थ स्टेज का स्पिरिट खजाना। भाई हातिम, क्या आप मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं? एक बार, बस एक बार। अरे अरे अरे, इतनी तेजी से मत भागो, क्या मैं इसे छू भी नहीं सकता? मुझे इसे एक बार छूने दो। उनके जाने के बाद अंधेरे में आर्यन मीरा के करीब आया और उसके कान में धीरे से बोला, जो थंडर स्वॉर्ड तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें इस दुनिया की हर एक चीज दे सकता हूँ, जिसमें आकाश में चाँद भी शामिल है। उसकी बातें बहुत प्यारी और आवाज नसीली थीं। ये वो शब्द थे जिन्हें आर्यन लंबे समय से बना रहा था। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। उसने इस तरह के शब्दों को कहने में सक्षम होने के लिए खुद की तारीफ भी की। हालांकि मीरा आंखें ठंडी हो गईं और वो बड़े कदमों के साथ बाहर चली गई। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, दिल पॉइंट्स +5। आर्यन का दिल उबल रहा था। 5 और पॉइंट्स, बस 5 और पॉइंट्स, फिर मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ। अब मेरे पास 85 दिल पॉइंट्स हो चुके हैं, मुझे पूरे 90 करने होंगे, तभी मैं देख सकता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। लगता है इसके लिए मुझे कुछ और मीठी मीठी बातें सोचनी होंगी। आर्यन के चेहरे पर लोमड़ी की तरह चालाकी भरे भाव थे, जो अंगूर पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। कुछ मिनट बाद आर्यन और बाकी तीनों तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। आर्यन ने अभी के लिए अपनी चालाकी भरी धूर्ता को दूर कर दिया था और गंभीरता से कहा, मैं पहले अंदर जाऊंगा, तब तक तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो। इसके बाद आर्यन ने एक कदम तीसरी मंजिल के अंदर रखा और पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गया। तीसरी मंजिल एक भूल भुलैया की तरह कई गलियारों से भरी हुई थी। आर्यन उनसे होते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद दौड़ते हुए उसने समाने की ओर एक मानव जैसी आकृति को देखा। वो आकृति एक मूर्ति की तरह थी। आर्यन रुक गया और सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। यह मूर्ति क्या चीज है? अभी आर्यन इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक जैसे उस मूर्ति में जान आ गई और वो मूर्ति हिलने लगी। उसी समय पूरा गलियारा भी रोशन हो गया। वहाँ अब सब कुछ देखा जा सकता था। वो जगह एक विशाल शस्त्रागार की तरह थी, जहाँ और कई दर्जन भर ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई थी। उस मूर्ति के हिलने की वजह से बाकी मूर्तियाँ भी हिलने लगी थी। जल्द ही उन सभी की आंखें खुल गई, जो लाल रंग की रोशनी में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके अंदर जान आ गई हो। फिर वो सब मूर्तियां जोर जोर से चिल्लाने लगी, मार दो, मार दो। पलक झपकते ही हवा में हत्या के इरादे से भरी जोरदार आवाजें गूंजने लगी। सभी मूर्तियों के हाथ में एक लंबा तेज भाला था, जिनसे उन्होंने सीधे आर्यन के माथे को निशाना बनाया और उसे जान से मारने के इरादे से फेंक दिया। उन सभी भालों की शक्तियां खतरनाक महसूस हो रही थी और गति बेहद तेज थी। उसी समय आर्यन ने तुरंत सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर उन मूर्तियों की जांच की। डिमन बीस्ट राक्षसी मूर्ति, स्तर लेवल 5। विवरण: प्रत्येक मूर्ति में थंडर ड्रैगन मंदिर के शिष्य, एक उत्परिवर्तित आत्मा की आत्मा कैद है। सॉल सील विवरण पढ़कर आर्यन का दिल कांप उठा और उसने तुरंत रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज इन मूर्तियों की क्या स्थिति है? रुद्रदेव पूर्वज कहा,
शायद ये किसी तरह की शक्तियों से बनी खतरनाक कल्टीवेशन तकनीक है जिसने उन मृत लोगों की आत्माओं को रिफाइन कर उन्हें इन मूर्ति के अवशेषों में सील कर दिया है। एक बार किसी प्रकार का तंत्र शुरू हो जाने के बाद ये मूर्तियां पुनर्जीवित हो जाती होंगी। शायद यह तकनीक एक तरह की सीलिंग तकनीक है। इसके अलावा तुम्हारी स्पेस रिंग में मौजूद थंडर ड्रैगन रॉड में लगे उस मोती के भीतर भी एक आत्मा सीलबंद है, लेकिन वो किस तरह की आत्मा है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। रुद्रदेव पूर्वज तुरंत मूर्तियों के भीतर बंद आत्माओं को देख सकते थे और बड़बड़ाते हुए आगे बोले, मैं बहुत उत्सुक हूँ। इस गुप्त क्षेत्र में किस तरह के रहस्य छिपे हुए हैं। पहले वो मकबरे के रखवाले भेड़िए, फिर सुनहरे मृत बीस्ट और अब वास्तव में यहाँ सीलबंद आत्माओं वाली मूर्ति है। बस इस तरह की सीलिंग तकनीक एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व है जो एक मृत व्यक्ति की आत्मा को रिफाइन करने में सक्षम है। आखिर यह सब चीजें वास्तव में यहाँ किसकी रक्षा कर रही है? और वो अमृति म्यान, क्या ऐसा हो सकता है कि धनुष अमृति भी यहाँ थंडर ड्रैगन मंदिर का एक शिष्य हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका हो? पूर्वज रुद्रदेव बड़बड़ाया। आर्यन पर एक मूर्ति लगातार हमला कर रही थी। उसने तुरंत रुद्रदेव से कहा, उन बेकार चीजों के बारे में बात मत करो, मुझे बताओ कि इनकी कमजोरी कहाँ है। एक पल रुको। रुद्रदेव पूर्वज की आभा हिली और तुरंत कहा, उनके दिल में एक सील फॉर्मेशन है, बस सील फॉर्मेशन को तोड़ देता है, लेकिन इन लोगों की रक्षा शक्ति मृत बीस्ट की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है, सावधान रहना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आर्यन ने अपने ड्रैगन स्लेयर को वापस रखा और अपना दाहिना हाथ उठाकर उस मूर्ति के ठीक दिल में एक मुक्का मारा। तुरंत धमाके की एक आवाज के साथ मूर्ति कई टुकड़ों में टूट गई। उसकी इस ताकत से रुद्रदेव थोड़ा हैरान रह गया और उसने कहा, बहुत खूब लड़के, तुम्हारी ताकत पहले से काफी बढ़ गई है। आर्यन, तुम्हें राक्षसी मूर्ति को मारने पर 15,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक दुष्ट स्पिरिट मिली है। दुष्ट स्पिरिट? आर्यन ने देखने के लिए तुरंत स्पेस रिंग में देखा। उसने देखा कि वहाँ काली धुंध में लिपटी एक भूत की तरह दिखने वाली आकृति थी, जैसे शाही मंदिर में सौल योद्धा थे। क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? वो बड़बड़ाया। रुद्रदेव ने तुरंत कहा, नहीं, इसे मत छोड़ो। उन भेड़ियों को मारने से मिली सौल बंद चेन इन आत्माओं को कैद कर सकती हैं। ये दोनों चीजें एक साथ एक खास स्पिरिट हथियार को बना सकती हैं। रुद्रदेव ने आर्यन के शरीर में रहते हुए इतना अंदाजा तो लगा लिया था कि आर्यन को मिलने वाली खास चीजें किसी को मारने से मिलती है, लेकिन सिस्टम के बारे में उसे अभी भी कुछ नहीं पता था। आर्यन को कोई हैरानी नहीं हुई कि उसने इस चीज का अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि वो रुद्रदेव के शक्तिशाली अस्तित्व को कम नहीं आंकता था। वो तो बस इस बात का शुक्रगुजार था कि उसे अभी तक सिस्टम के बारे में पता नहीं चला था। किस तरह का खास स्पिरिट हथियार? आर्यन ने पूछा। रुद्रदेव हंसते हुए बोला, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। सबसे पहले तुम्हें इन सभी मूर्तियों को मारने की जरूरत है। जितनी अधिक दुष्ट स्पिरिट उतनी ही बेहतर हैं। अब समय आ गया है कि जब मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम्हारा गुरु क्या कर सकता है। आर्यन ने रुद्रदेव पूर्वज की क्षमता पर कभी संदेह नहीं किया था। एक व्यक्ति जो तुरंत एक डिवाइन और होली स्टेज की चीजों को खा सकता है, क्या उसकी क्षमता कमजोर होगी? एक व्यक्ति जो ड्रैगन स्लेयर के 2 टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकता था और उसकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ा सकता था, वो कमजोर कैसे हो सकता है? आर्यन पहले से ही उसके शक्तिशाली अस्तित्व से प्रभावित था। आर्यन ने इसका इंतजार करना शुरू कर दिया और उत्साह से कहा, फिर बस देखो, स्नो व्हाइट बाहर आओ, आइस फायर बाहर आओ। हाँ, मास्टर, मैं कब से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। स्नो व्हाइट सिस्टम स्पेस से बाहर निकला। एक सफेद छाया चमक उठी और उसका शरीर तुरंत 2 मीटर लंबे उग्र भेड़िए में बदल गया। वो पहले ही डिवाइन स्तर लेवल 4 तक पहुंच चुका था। हालांकि वो अभी भी एक बच्चे के स्तर पर था, लेकिन अब वो पूरी तरह से अलग था। स्नो व्हाइट ने अपने शरीर से डिवाइन बीस्ट की शक्तियों को बाहर निकाला और सूंघते हुए कहा, सिर्फ बेकार सी मूर्तियों का यह झुंड मेरे मास्टर के सामने आंख उठाने की हिम्मत करता है।
मास्टर, आप बस बगल में खड़े होकर देखो, मैं अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अंतिम चाल। जब आर्यन ने इन 2 शब्दों को सुना तो उसका शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसने तुरंत पहले के दृश्यों के बारे में सोचा और तुरंत आगे भागते हुए कहा, ऐसा मत करो, अच्छा होगा कि तुम अपनी अंतिम चाल को अपने पास रखो। मैं पहले से ही तुम्हारी अंतिम चाल हमले की खतरनाक शक्तियों का अंदाजा लगा चुका हूँ। मुझे डर है कि मैं उन खतरनाक शक्तियों को झेल नहीं पाऊंगा। आर्यन को वास्तव में डर था कि स्नो व्हाइट का अंतिम चाल का हमला एक नई मुसीबत पैदा कर सकता था। स्नो व्हाइट ने पूरी गंभीरता से कहा, मास्टर, मैं इस बार सच में अपने अंतिम चाल हमले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आर्यन ने भी गंभीरता से कहा, इसे अगली बार के लिए छोड़ दो, अभी के लिए तुम बस इन सभी मूर्तियों को मारो। हालांकि आइस फायर ने इतनी परवाह नहीं की। उसने तुरंत अपना मुंह फाड़ा और गहरी आग की लपटों से उन मूर्तियों पर हमला किया। उसके इस हमले से वो मूर्तियों अभी भी नहीं मरी थी, लेकिन मूर्तियों के सिर के ऊपर एचपी तुरंत 1/3 तक गिर गई। वास्तव में यह एक शक्तिशाली हमला था। अगर मूर्तियां थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र में न होकर बाहर होती तो वो तुरंत जलकर खाक हो जाती। अच्छा काम किया, जारी रखो, आर्यन ने उसकी तारीफ की। आइस फायर की आभा बदल गई और उसके शरीर से ठंडी शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर उसने एक बार फिर अपना मुंह खोला और एक हमला किया। इस बार उसके मुंह से आग की गहरी लपटों की जगह बर्फ की अनगिनत तलवारें निकली, जिनके वार ने मूर्तियों की आधी एचपी को और आधा कर दिया। आइस फायर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 1 महीने में इतने शक्तिशाली बन जाओगे। वास्तव में तुम्हारे दोनों हमले खतरनाक है। चलो अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ, स्नो व्हाइट ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसका शरीर हल्का सा हिला और उसने अचानक एक जोरदार गर्जना की। इससे सभी मूर्तियां थोड़े समय के लिए चकरा गई। इसके बाद उसने एक और हमला किया। ये एक ध्वनि तरंग का हमला था जिसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता था। दूसरे हमले को वो सभी मूर्तियां झेल नहीं पाई और एक पल बाद उनके अंदर धमाका हुआ और वो सभी मूर्तियां तुरंत ढह गईं। जब आर्यन ने यह देखा तो वो बेहद उत्साहित हो गया। कुछ ही महीनों में स्नो व्हाइट और आइस फायर दोनों बहुत मजबूत हो गए थे। ये सभी मूर्तियां लेवल 5 के डिमन बीस्ट थे। फिर भी वो उनके हमलों का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सके। हालांकि मूर्तियां टूटकर जमीन पर लुढ़क गईं। केवल 1 सेकंड में वो फिर से जीवित हो गई और उनकी एचपी अपनी मूल स्थिति के 10वें हिस्से तक ठीक हो गई थी। ऐसा लगता है कि पूर्वज सही थे। इन मूर्तियों को केवल उनके दिलों की मुहर तोड़कर ही सही मायने में मारा जा सकता है। इसके तुरंत बाद आर्यन ने चिल्लाकर कहा, स्नो व्हाइट, आइस फायर, तुम दोनों को अपनी शक्ति खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने अपना काम बखूबी किया है, अब मैं उन्हें खुद संभाल लूंगा। ठीक है मास्टर, जैसे आप कहें मास्टर, उन दोनों ने एक साथ कहा। इस बार वास्तव में उनकी शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। पिछली बार फायर ग्लास शहर में जब वो पार्थ का सामना कर रहे थे तो वो जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे और कुचले जाने की भावना उनके लिए बेहद असहज थी। उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्थ ने उन्हें चींटी की तरह कुचल दिया था, लेकिन वो आर्यन का कुचला जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पार्थ ने उनके होते हुए उनकी आंखों के सामने उनके मास्टर की लड़की को ले जाने की हिम्मत की थी। वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? पिछले 1 महीने से आर्यन अपनी पूरी ताकत के साथ अभ्यास कर रहा था और वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ अभ्यास कर रहे थे। स्नो व्हाइट ने कसम खाई थी कि अगली बार जब वो पार्थ से मिलेंगे तो वो उसे आर्यन के सामने घुटने के बल बिठाकर उससे विजय का नाम का गीत गवाएगा। आइस फायर का भी यही सोचना था। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? लगभग 2 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तीसरी मंजिल के दरवाजे पर खड़ी मीरा थोड़ी परेशान लग रही थी। मोटू राम का दिल भी कांप रहा था। उसने सबसे खराब के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। चिंता मत करो, मास्टर को कुछ नहीं होगा। जब वो पहली मंजिल के भेड़ियों को मार सकते और दूसरी मंजिल के मृत बीस्ट को मार सकते हैं तो उन्हें तीसरी मंजिल पर भी कुछ नहीं होगा। यह कहना मुश्किल था कि वो मीरा को तसल्ली दे रहा था या खुद को। हातिम भी उलझन में उनकी बगल में बैठा था।
उनकी बातें सुनकर वो अचानक खड़ा हो गया और तीसरी मंजिल में अंदर घुस गया। जब से आर्यन तीसरी मंजिल में घुसा था तब से वो बिना एक शब्द कहे बगल में चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे कि वो एक अदृश्य व्यक्ति हो। हातिम मोटू ने उसे पुकारा, उसने ज्यादा परवाह नहीं की और वो भी तीसरी मंजिल में उसके पीछे घुस गया। मीरा ने भी बारीकी से उनका पीछा किया। तीसरी मंजिल में घुसने के बाद उन तीनों ने जमीन पर टूटे पत्थरों को देखा। यहाँ क्या हुआ है? हातिम टूटे हुए पत्थरों के साथ दौड़ने लगा। आर्यन, तुम्हें राक्षसी मूर्ति को मारने पर 15,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक दुष्ट स्पिरिट मिली है। दूसरी तरफ आर्यन के दिमाग में सिस्टम की लगातार आवाज गूंज रही थी। स्नो व्हाइट और आइस फायर आर्यन के साथ मिलकर पागलों की तरह उन मूर्तियों को खत्म कर रहे थे। उनके हमले अचूक थे, जो लगातार उन मूर्तियों को टुकड़ों में फोड़ रहे थे। स्नो व्हाइट और आइस फायर के हमलों से उनकी एचपी कम हो जाती और आर्यन उनके दिलों पर हमला करके उन्हें पल भर में खत्म कर रहा था। यह बहुत बढ़िया है। इसी को 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं। इसी को शक्तियाँ बढ़ाना कहते हैं। केवल 2 ही घंटों में आर्यन के एक्सपी पॉइंट्स में काफी बढ़ोतरी हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ और घंटों में फिर से अपना एक लेवल बढ़ा लेगा। आर्यन एक बाघ की तरह उग्र और एक चीते की तरह फुर्ती से हमला कर रहा था। घमंडी बने रहो, घमंडी बने रहो, मार दो। आर्यन स्नो व्हाइट और आइस फायर के साथ मिलकर बिना रुके लगातार उन मूर्तियों को खत्म कर रहा था। मेघा, बस मेरा इंतजार करो। 3 साल बाद मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। मैं उस कुत्ते को तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करूंगा, वो अपने दिल में सोच रहा था। आर्यन, तुम्हें राक्षसी मूर्ति को मारने पर 15,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक दुष्ट स्पिरिट मिली है। अचानक स्नो व्हाइट ने रुककर कहा, मास्टर, आगे एक अत्यंत भयंकर आभा है, वो मूर्ति राजा हो सकती है। रुद्रदेव ने तुरंत कहा, स्नो व्हाइट सही कह रहा है, ठीक हमारे सामने एक बहुत ही खतरनाक आभा है। यह एक पूरी तरह से अलग आत्मा की आभा है। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। रुद्रदेव नहीं चाहता था कि आर्यन को कुछ भी हो। वो अब उसकी रक्षा करना चाहता था, क्योंकि आर्यन के होने से ही उसका अस्तित्व था। मूर्ति राजा है ना? आइस फायर, आर्यन चिल्लाया। आइस फायर तुरंत दौड़कर आया और बोला, मैं तैयार हूँ मास्टर। आर्यन ने आइस फायर की पीठ पर छलांग लगाई और स्नो व्हाइट से कहा, पहला हमला तुम करोगे। 3 मिनट बाद हु डॉट भारी सांस लेने की आवाज सुनी जा सकती थी और हाथ में कंकाल की हड्डी पकड़े एक मूर्ति चौथी मंजिल के प्रवेश द्वार पर बैठी थी, जो दरवाजे की रक्षा कर रही थी। इस मूर्ति के 3 सिर और 6 हाथ थे। हर एक हाथ में उसने अलग अलग चीजें पकड़ी हुई थी। जैसे ही उस मूर्ति को स्नो व्हाइट की आभा का एहसास हुआ, उसकी 3 जोड़ी आंखें तुरंत खुल गई, या कह सकते हैं कि वो तुरंत पुनर्जीवित हो गई। कंकाल की हड्डी के साथ वो आगे बढ़ी और स्नो व्हाइट की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने सीधे उस पर हमला कर दिया। हमले की वजह से स्नो व्हाइट का शरीर लगभग 100 फुट दूर जाकर गिरा। हालांकि वो तुरंत खड़ा हो गया। अपने दांतों का खुलासा करते हुए वो बेहद उग्र था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने स्नो व्हाइट पर हमला किया, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुरंत स्नो व्हाइट ने गुस्से में अपनी शक्तियों को बाहर निकाला। पलक झपकते ही उसका शरीर आकार में दोगुना हो गया और वो मूर्ति राजा की ओर दौड़ पड़ा। मूर्ति राजा के हड्डी पकड़े हाथ ने उस पर हड्डी से हमला किया, लेकिन स्नो व्हाइट ने उसके हमले को चकमा दे दिया और वापस मुड़कर अपने ब्लेड की तरह पंजों से उसकी पीठ पर हमला किया, जिसने मूर्ति राजा की पूरी पीठ को खरोंच दिया। उसके इस हमले से मूर्ति राजा की एचपी में -10,999 की गिरावट आई। कैसा लगा मेरे पंजे का वार? स्नो व्हाइट ने घमंड से कहा। वो बस इतना ही बोल पाया था कि फिर उसे वापस 1 इंच हिलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि मूर्ति राजा के 6 हाथों में से 2 हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया था। फिर उसने अपने एक और हाथ से, जिसमें उसने एक हथौड़े जैसा हथियार पकड़ा हुआ था, से उस पर हमला किया। मास्टर बचाओ!
स्नो व्हाइट को देखकर ऊपर उड़ रहे आइस फायर ड्रैगन की पीठ पर आर्यन ने आंख मूंद ली और कहा, आइस फायर, इतनी दूरी काफी है मास्टर। ठीक है फिर, बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन तुरंत चिल्लाया। जुड़वा हमला। उन दोनों के दिमाग एक हो गए और आइस फायर ड्रैगन ने तुरंत अपना मुंह खोला और रोशनी की एक चमकदार किरण से उसने मूर्ति राजा पर हमला किया। रोशनी की किरण बहुत खतरनाक थी, जो पलक झपकते ही मूर्ति राजा के शरीर को छेदते हुए बाहर निकल गई। साथ ही स्नो व्हाइट उसकी पकड़ से तुरंत छूट गया। रुद्रदेव की आवाज अचानक सुनाई दी, सावधान रहो, उसके हाथों में पत्थर का हथौड़ा और बाकी चीजें सभी अच्छी चीजें हैं। बेशक मेरे लिए वो सिर्फ कचरा है, पर वो तुम्हारी काम की चीजें हो सकती हैं। आर्यन का शरीर कांप गया, यह सोचकर कि उसने कैसे ड्रैगन स्लेयर के हमले से सब कुछ चकनाचूर कर दिया था। वो इस बार ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था। आर्यन ने तुरंत रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज, क्या आप जानते हैं कि उसकी सील कहाँ है? रुद्रदेव ने थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कहा, इस मूर्ति के 3 सिर और 6 हाथ हैं। इसका मतलब है कि यह 3 दिल वाली मूर्ति है और हर दिल की एक सील है। 3 सील? आर्यन हैरान रह गया। रुद्रदेव ने आगे कहा, यह सच है कि इसकी 3 सील हैं। इसके अलावा तुम्हें उन तीनों को एक साथ तोड़ना होगा। अगर उनमें से बस 1 या 2 टूटी तो भी कुछ नहीं होगा और वो जिंदा रहेगी। रुद्रदेव की बात सुनकर विजय सोच में पड़ गया। तीनों सील को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था, हालांकि एक ही समय में तीनों को तोड़ना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा वो मूर्ति राजा पहले से ही 7वें लेवल का डिमन बीस्ट था। अगर उसके हमलों के बारे में भूल भी जाएं, तो भी उसका बचाव तोड़ना लगभग असंभव था। आइस फायर के जुड़वा हमले की शक्ति अब तक गायब हो चुकी थी, लेकिन मूर्ति पर कोई खरोंच तक नहीं आई थी सिवाय कुछ अंकों की एचपी कम होने के। जैसा कि पूर्वज रुद्रदेव ने कहा था, अगर दिल की सील नहीं तोड़ी गई तो इन मूर्तियों को नहीं मारा जा सकता था। उसकी एचपी फिर से भर गई। हफ 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 आइस फायर जोर जोर से हाँफ रहा था। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, माफ करना मास्टर, लेकिन अब मैं नहीं रुक सकता। आइस फायर की अवधि 2 घंटे की थी, हालांकि 2 घंटे पहले ही बीत चुके थे और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उसकी सारी अंदरूनी शक्तियां खर्च हो चुकी थी, उसके लिए रुकना और भी ज्यादा मुश्किल था। इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। शायद भविष्य में वो कभी अपनी शक्तियां न बढ़ा पाए। आर्यन का हाथ हल्के से हिला और उसने आइस फायर को वापस सिस्टम स्पेस में भेज दिया और कहा, बस आराम करो। इसके तुरंत बाद आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को बुलाया और एक कदम आगे बढ़ाकर नीचे की ओर कूद गया। स्नो व्हाइट ने भी उसी समय हमला किया। स्नो व्हाइट, हमें एक साथ तीनों सील को तोड़ना होगा। तुम बाई ओर की सील को संभालो और मैं बाकी दोनों से निपटूंगा। जैसे ही आर्यन ने बोलना खत्म किया, वो सीधे मूर्ति राजा के दाएं दिल की ओर बढ़ा। उन दोनों ने एक ही वक्त पर हमला किया। हालांकि स्नो व्हाइट को मूर्ति राजा ने एक ही थप्पड़ में दूर उड़ा दिया था और आर्यन को भी दूसरे हाथ के हथौड़े ने दूर उड़ा दिया। तभी मूर्ति राजा ने एक गहरी आवाज में कहा, मनुष्य, जल्दी से मेरे सामने झुको, कांपो, गिड़गिड़ाओ। उसकी यह बात सुनकर स्नो व्हाइट को तुरंत गुस्सा आ गया। उसकी डिवाइन शक्तियां चली गई और वुल्फ किंग की शक्तियां फूट पड़ी। उसकी छाती से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जिसने सीधे मूर्ति राजा को आधा काट दिया। उसके बाद स्नो व्हाइट ने जोरदार और दबंग तरीके से कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब जल्दी से मेरे सामने झुको, कांपो और गिड़गिड़ाओ। उसके हमले को देखकर आर्यन थोड़ा हैरान था और वो अपने मन में सोचने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा। अद्भुत। स्नो व्हाइट ने जब आर्यन के हैरानी भरे भावों को देखा तो उसने हंसते कहा, मास्टर, यह मेरा अंतिम चाल हमला है, क्या यह अच्छा नहीं है? हाँ हाँ। मूर्ति राजा का आधा हिस्सा फिर से ठीक होने लगा और पलक झपकते ही वो पहले जैसा बन गया। फिर उसने एक भयानक हंसी के साथ मजाक उड़ाया, हाँ हाँ हाँ, वुल्फ किंग की शक्ति वास्तव में खतरनाक है, लेकिन तुम जैसे कुत्ते पर यह शोभा नहीं देती। एक कुत्ता मुझे कभी नहीं मार सकता। फिर से जुड़ने के बाद उसके शरीर से निकलने वाली आभा और भी मजबूत हो गई। मूर्ति राजा ने उसका मजाक उड़ाया था। अगर कोई और होता तो शायद इसे बर्दाश्त कर लेता,
लेकिन स्नो व्हाइट सहन करने वालों में से नहीं था। स्नो व्हाइट का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया और वो पूरी तरह से भड़क उठा। शायद तुम्हें गलतफहमी है, मैं स्नो व्हाइट बिल्कुल अपने मास्टर की तरह हूँ। मैं कभी किसी से नहीं डरता और आज मैं तुम्हारी गलतफहमी को दूर करके रहूंगा। स्नो व्हाइट के सफेद फर खड़े हो गए, जो तेज ब्लेड के रूप में बदलकर बारिश की बौछार की तरह मूर्ति राजा पर बरसने लगे। उन ब्लेडों ने मूर्ति राजा के शरीर को छलनी छलनी कर दिया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। मूर्ति राजा को दर्जनों टुकड़ों में काटने के बाद स्नो व्हाइट ने गुस्से में कहा, किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, खासकर जब तुम्हारा बाप स्नो व्हाइट सामने खड़ा हो। उसकी आवाज में कूट कूट कर घमंड भरा हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, मूर्ति राजा ने बिजली की गति से खुद को वापस जोड़ लिया। शुरुआत की तुलना में उसके शरीर पर आभा और भी मजबूत हो गई थी। वो जितना ज्यादा मारता गया उतना ही मजबूत होता गया। उसकी इस क्षमता को देखकर स्नो व्हाइट भौंचक्का रह गया। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। मूर्ति राजा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? फिर से आओ, मुझे बताओ कि बोलने से पहले मुझे कितनी बार सोचना चाहिए। मनुष्य, तुम सिर्फ मेरे सामने एक चींटी की तरह हो। आर्यन ने स्नो व्हाइट की ओर देखा। स्नो व्हाइट ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, वो आपके बारे में बात कर रहा है। ही, वो धूर्त लोमड़ी की तरह हंसने लगा। मास्टर, मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने अपने अंतिम चाल हमले का इस्तेमाल कर लिया है, अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आर्यन के कुछ बोलने का इंतजार किए बिना वो तुरंत गायब हो गया। सिस्टम स्पेस में पहुंचने के बाद वो एक कोने में मुड़कर खड़ा हो गया, फिर कुछ बड़बड़ाते हुए चारों ओर चक्कर काटने लगा। यह अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं एक वुल्फ गॉड हूँ। मैंने अपने अंतिम चाल हमले को लगभग आधे साल तक रोके रखा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहली बार इसे जारी करने पर मुझे मास्टर के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा। नहीं, मुझे और ज्यादा मजबूत होना होगा। हे स्वर्ग, हे पृथ्वी, मुझे एक और आत्मा पत्थर दे दो। अचानक उसे ख्याल आया कि आर्यन ने जब जुबिन को मारा था तब उसे एक आत्मा पत्थर मिला था। ये ख्याल आते ही उसकी आंखें चमक उठी। फिर एक कदम के साथ स्नो व्हाइट तुरंत सिस्टम स्पेस से आर्यन की स्पेस रिंग में पहुंच गया। वहां से एकमात्र आत्मा पत्थर को उठाकर उसने निगल लिया। फिर वो वापस सिस्टम स्पेस में आकर खुशी भरे चेहरे के साथ बोला, मास्टर, मैं इस मूर्ति राजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपको इसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप इसकी हड्डी पंसली एक कर दे। इसे बताओ कि मनुष्य कितने शक्तिशाली हैं। मास्टर, वैसे भी इसने आपका मजाक उड़ाया है। आप इंसान हैं और मैं भेड़िया हूँ, इंसान नहीं। ये शुरू से ही आप पर हंस रहा था और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह से भूल गया था कि मूर्ति राजा द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद स्नो व्हाइट ने जोर से कहा, मूर्ति राजा, तुम ताकतवर हो, लेकिन मेरे मास्टर जितने नहीं। अगर तुम मेरे मास्टर को हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना बाप बना लूंगा। वैसे भी मैं अभी भी एक छोटा भेड़िया हूँ। मैं अभी भी एक प्यारा छोटा भेड़िया हूँ। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे मास्टर को छू कर दिखाओ। ओह, शायद तुम्हें नहीं पता, मेरे मास्टर बहुत खतरनाक है। आर्यन अवाक था। वो स्नो व्हाइट को बाहर निकालकर उसकी टांगों के बीच की उंगली जैसी चीज को तोड़ना चाहता था। कुछ देर पहले तो तुम बहुत डींगे मार रहे थे, अब तुम कह रहे हो कि तुम एक छोटे भेड़िए हो। कमीने, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? तुम हमेशा मुझे शर्मसार करते हो। आर्यन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। स्नो व्हाइट ने कहा, मास्टर, मुझे भी अपनी इज्जत की फिक्र है, लेकिन आपने उस गंदी मूर्ति को देखा है। मेरा अंतिम चाल हमला भी उस पर बेकार। अब तो मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसा नाटक कर रहा था जैसे कि अंतिम चाल हमले की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा हो। आर्यन वास्तव में स्नो व्हाइट पर गुस्सा नहीं था। वो तो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा था, यहाँ तक कि वो तो उसके अंतिम चाल हमले की ताकत से खुश था। अगर मूर्ति राजा एक आम बीस्ट होता तो वो बहुत पहले ही मारा जा चुका होता।
7वें लेवल के बीस्ट को एक हमले से मारना लगभग पूरी तरह से असंभव था। ये सिर्फ इतना था कि उसका भाग्य खराब था और वो एक मूर्ति राजा से मिला जो पुनर्जीवित हो सकता था। इससे एक बार फिर उसका अंतिम चाल हमला बेकार रहा। हफ आर्यन ने एक सांस छोड़ी, उसका पूरा मन शांत हो गया। फिर उसने मूर्ति राजा की ओर देखा। मूर्ति राजा भी उसे देख रहा था। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। उसके 3 मुंह एक ही समय में कह रहे थे, बेकार मनुष्य, तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? तुम सिर्फ एक युद्धराज हो। बेकार मनुष्य। वो अपने आप को आर्यन से बहुत ऊंचा समझ रहा था, यहाँ तक कि उसकी नजरों में वो कचरे से ज्यादा कुछ नहीं था। वो स्नो व्हाइट और आइस फायर के हमलों से भी थोड़ा डर गया था, लेकिन आर्यन को तो उसने सीधे नजरअंदाज कर दिया। आओ बेकार मनुष्य, मेरे पास आओ। मूर्ति राजा का चेहरा उपहास से भर गया। उसकी आवाज ठंडी हो गई और कहा, तुम नहीं आ रहे हो, है ना? अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो मैं आ जाता हूँ। मनुष्य, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। जल्दी से अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर दो। मूर्ति राजा ने तुरंत अपने 6 हाथों में अपनी शक्तियों को बहाया, जिससे उसके सभी 6 हाथों की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। आर्यन बिना हिले डुले अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल अतुलनीय रूप से शांत था। अपने दिमाग में उसने एक चाल के बारे में सोचा था, एक ऐसी चाल जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। आर्यन अपनी आंखें बंद करके चुपचाप खड़ा था। उसके दिमाग में एक चाल थी जिसे उसने 9 स्वर्गीय तलवार तकनीक और अपनी आत्मा की शक्तियों से जोड़कर बनाया था। फिर उसने गुस्से में अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसके दिमाग में यह चाल दिखाई दी, उसने अचानक ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला और उसमें शक्तियां बहाते हुए चिल्लाया, 3 स्वर्गीय आत्मा। तुरंत आर्यन के पूरा शरीर एक लाल खतरनाक रोशनी में जलने लगा। फिर एक पीली रोशनी और नीली रोशनी में यह 3 रंगों की रोशनियां लगातार उसके शरीर पर टिमटिमाने लगी। चांदनी कदम विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल कर आर्यन तेजी से मूर्ति राजा की ओर भागा। उसका शरीर अभी भी 3 तरह की रोशनी में जल रहा था। जिस वक्त उसकी गति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, उस वक्त उसका शरीर लगभग गायब हो गया। तीनों रंग की रोशनियां भी गायब हो गई। फिर उसका शरीर एक प्रेत की तरह 3 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही सैकड़ों में हुआ था। मूर्ति राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब तक उसे कुछ समझ आया, आर्यन की 3 छाया उसके बगल में खड़ी थी, जिनके हाथों में 3-3 ड्रैगन स्लेयर थे। कुल मिलाकर 3 छाया और 9 ड्रैगन स्लेयर थे। मूर्ति राजा वहाँ हैरान खड़ा था। उसके मुंह से चूं तक नहीं निकली। अहंकारी है ना? अहंकारी होना अच्छी बात है, लेकिन तुमने गलत इंसान के सामने अहंकारी बनने की गलती कर दी। आर्यन की तीनों छायाओं ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय 9 ड्रैगन स्लेयर से खूनी लाल रंग की रोशनी निकली जो उसकी पूरी ब्लेड पर फैल गई। फिर आर्यन जोर से चिल्लाया, आत्मा कट। तीनों छाया ने सीधे एक साथ 9 ब्लेड से मूर्ति राजा पर हमला किया। 3 ब्लेड सीधे मूर्ति राजा के दिल में एक साथ घुस गई। 3 ब्लेड उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में घुस गई और बाकी बची 3 ने उसके 6 हाथों को काट दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मूर्ति राजा को कुछ पता ही नहीं चला। वो अपनी जगह पर अभी हैरान खड़ा था और जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसके तीनों दिल से एक धमाके की आवाज आई। उसकी तीनों सील टूट चुकी थी। आर्यन की आकृति भी सिकुड़ गई और तीनों छाया एक दूसरे में मिल गई। जैसे वो तीनों एक हुई, आर्यन का हाथ नीचे लटक गया। उसने जल्दी से ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। जब से पूर्वज रुद्रदेव ने ड्रैगन स्लेयर को जोड़ा था, तब से उसका वजन कई गुना बढ़ चुका था। यही कारण था कि आर्यन उसे एक हाथ से नहीं उठा पाता था। दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर को ऊपर उठाते हुए वो जोर से चिल्लाया, मैंने कहा था, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अब तुम्हारा हमेशा के लिए सोने का वक्त आ गया है। इसी के साथ उसने मूर्ति राजा के सिर पर हमला किया। मूर्ति राजा कांप उठा। उसकी आंखें अंतहीन भय से भर गई थीं। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था, केवल डर था। उसी समय स्नो व्हाइट सिस्टम स्पेस से बाहर निकला और उसने मूर्ति राजा के चेहरे पर खड़े होकर पेशाब कर दिया। फिर जोर से हंसते हुए बोला, मेरा पेशाब चखो। हा हा हा। भले ही वो एक वुल्फ गॉड का वंशज था,
मगर अभी जो उसने हरकत की वो एक कुत्ते जैसी थी। तुम मेरे सामने घमंड दिखा रहे थे। वुल्फ गॉड के सामने तुम अभी इस लायक नहीं हो कि मेरे सामने बोल सको। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें रौंद कर मार दूंगा, मैं तुम्हें रौंद कर मार दूंगा, मैं तुम्हें रौंद कर मार दूंगा। स्नो व्हाइट मूर्ति राजा के सिर पर चढ़कर पागलपन से उसे कुचल रहा था। आर्यन उस मूर्ति राजा का सिर काटने वाला था, लेकिन स्नो व्हाइट की हरकतें देखकर उसने ऐसा नहीं किया और उससे कहा, स्नो व्हाइट तुम कब से इतने बहादुर हो गए? स्नो व्हाइट ने मूर्ति राजा के चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया और वो फिर से जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि आर्यन ने पहले ही उसकी तीनों सील तोड़ दी थी। आर्यन ने स्नो व्हाइट को नजरअंदाज कर दिया। अभी वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसे किस तरह की चीजें मिलने वाली है, लेकिन वो जो चीज चाहता था वो कुछ और थी। अमृति स्वॉर्ड, मुझे जल्दी से अमृति स्वॉर्ड दे दो। वो बहुत उत्साहित था। स्ट्राइकिंग मूल्य जारी करो, वो तुरंत चिल्लाया। थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र में जब तक यह एक राजा था, आर्यन इसे किसी भी हालत में जाने नहीं देने वाला था। यह बताने की जरूरत नहीं कि मूर्ति राजा तीसरी मंजिल का बीस्ट था, जो बाकी दोनों मंजिल के राजाओं से बहुत शक्तिशाली था, तो उससे मिलने वाली चीजें भी बेहद अद्भुत होंगी और स्ट्राइकिंग मूल्य के जारी होने से और भी ज्यादा मूल्यवान चीजें मिलेंगी। यही कारण था कि आर्यन ने स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल किया। आर्यन, तुम्हें मूर्ति राजा को मारने पर 7 लाख ही एक्सपी पॉइंट्स, 50,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक सोल सीलिंग मुहर मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक स्पिरिट आर्म मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक चट्टानी हथौड़ा मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 100 दुष्ट स्पिरिट मिली है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें सीलिंग स्पिरिट तकनीक मिली है। सिस्टम की आवाज बंद हो गई। आर्यन ने एक लंबी आह भरी और कहा, मुझे अभी तक एक अमृति स्वॉर्ड नहीं मिली है। ये कुछ अच्छा है। उसके बोलने का इंतजार किए बिना रुद्रदेव पूर्वज ने स्पेस रिंग के अंदर की चीजों को देखते हुए कहा। आर्यन हैरान रह गया और तुरंत पूछा, कौन सी अच्छी चीज है? क्या वो सीलिंग मुहर है, स्पिरिट आर्म या फिर चट्टानी हथौड़ा? मुझे जल्दी से बताओ, मुझे अभी जानना है। आर्यन को उनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं आई थी। वो कम से कम एक सुप्रीम स्टेज चीज मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। उन चीजों को एक नजर देखने के बाद उसने उनकी विशेषताओं की जांच करने की जहमत भी नहीं उठाई थी। इस दुनिया के आर्यन की यादों के साथ वो एक नजर में किसी भी स्टेज की चीज को पहचान सकता था, लेकिन उनमें से एक भी अच्छी चीज नहीं है, इसलिए वो थोड़ा निराश था। रुद्रदेव पूर्वज ने उत्साह से कहा, जिन चीजों का तुमने जिक्र किया है वो तुम्हारे लिए बस ठीक ठाक है, लेकिन वो तकनीक कुछ अलग है। सीलिंग तकनीक बहुत आम है, यहाँ तक कि कुछ निम्न स्तर के अमर संप्रदायों में भी इस तरह की सीलिंग तकनीक आसानी से मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारी यह सीलिंग तकनीक अलग है। यह एक गुप्त स्किल से संबंधित है। गुप्त स्किल क्या है? यह कुछ ऐसा है जिसमें तत्वों की शक्ति निहित है। एक बार जब तुम उसमें माहिर हो जाओगे तो यह सील पूरी तरह से गायब हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा की गहराई के साथ मिल जाएगी। डार्क वर्ल्ड में भी ये चीज बहुत दुर्लभ है। रुद्रदेव पूर्वज काफी ज्यादा उत्साहित थे और उन्होंने कहा, इसके अलावा मैंने अभी अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ देखा है, यहाँ मौजूद सभी मूर्तियों की सील इससे जुड़ी हुई हैं। जल्दी करो, इसे कल्टीवेट करो। आर्यन ने सीलिंग स्पिरिट तकनीक की जांच भी नहीं की और पूर्वज रुद्रदेव के कहने पर तुरंत सिस्टम से कहा, कल्टीवेट करो। फिर स्पेस रिंग से सीलिंग स्पिरिट तकनीक का स्क्रोल गायब हो गया। आर्यन, बधाई हो, तुमने सीलिंग स्पिरिट तकनीक हासिल की है। विशेष पुरस्कार के रूप में तुम्हें 10,000 EXP पॉइंट्स, 1,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। स्किल सीलिंग स्पिरिट तकनीक, स्टेज सेमी गॉड, उपभोग शक्ति 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, समय 1 घंटा। विवरण, यह तकनीक उपलब्ध सबसे मजबूत सीलिंग स्पिरिट तकनीक है। अगर तकनीक सीखने वाला एक उच्च स्तर का योद्धा होगा तो वो आकाश, पृथ्वी और दुनिया की हर चीज को सील कर सकता है। आर्यन उलझन में था। तभी रुद्रदेव पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गुप्त तकनीक अद्भुत है।
डार्क वर्ल्ड में भी इसे एक बहुत अच्छी तकनीक माना जाता है। जल्दी करो और इसका अभ्यास शुरू कर दो। अगर तुम इस तकनीक का अभ्यास करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे होगी। तुम जिस तरह चाहें या किसी को भी चाहो तो बेझिझक कुचल सकते हो। आर्यन अपनी जगह पर अवाक खड़ा था। उसे आज तक मिलने वाली किसी भी शक्तिशाली चीज से इतना बड़ा झटका नहीं लगा था जितना इस छोटी सी सीलिंग स्पिरिट तकनीक से लगा था। पहले उसने सोचा था कि यह केवल कुछ दुष्ट आत्माओं को या ऐसा ही कुछ चीजों को सील कर सकती हैं, जैसे पुजारी भूतों को कैद करता था, लेकिन उसका विवरण पूरी तरह से अलग था। यह एक सेमी गॉड तकनीक थी। इसके अलावा जो कोई भी इस तकनीक को पूरी तरह से विकसित कर लेगा उसे आकाश और पृथ्वी को सील करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई आकाश और पृथ्वी को सील कर ले तो यह कितना भयानक होगा। वो बहुत उत्साहित था। रुद्रदेव हंस पड़ा। ये सोल सीलिंग मुहर भी एक ज्यादा बुरी चीज नहीं है, लेकिन यह सीलिंग तकनीक में मदद कर सकती है और उसकी शक्ति को एक स्तर तक बढ़ा सकती है। जहाँ तक स्पिरिट आर्म की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें विशाल आत्मा गॉड की शक्ति का निशान है। तुम्हारा वो दोस्त उस बच्चे के शरीर में विशाल आत्मा गॉड की ब्लड लाइन का निशान है। अगर तुम उसे यह हथियार देते हो तो वो तुम्हारी तुलना में इसकी असली शक्ति को जारी कर सकता है। जहाँ तक चट्टानी हथौड़े की बात है वो और भी बेहतर है। यह एक हथौड़ा है जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से फोर्जिंग में किया जाता है। हथौड़ा रून्स के साथ उत्कीर्ण किया गया है। इससे तुम्हारी फोर्जिंग स्किल में काफी सुधार हो सकता है। अगर भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम एक डिवाइन स्टेज हथियार भी बना सकते हो। वैसे मुझे इतना तो पता चल गया कि यह चीजें तुम्हें किसी को मारने पर मिलती है, लेकिन तुम्हारी पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो यह काम कर सकती है? जब से वो आर्यन के शरीर में आया था तभी से उसने महसूस किया था कि आर्यन के शरीर में एक और तरह की शक्ति है, लेकिन वो कौन सी शक्ति थी उसे नहीं पता। उसे आज तक इस बारे में नहीं पता चला था। आर्यन किसी को भी सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता था, यहाँ तक कि पूर्वज रुद्रदेव को भी। फिर उसने उससे मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर लड़का हूँ। जब भी कोई चीज मुझे देखती है तो वो मेरी ओर खिंची चली आती है। पूर्वज रुद्रदेव सिस्टम के अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ था। अगर वो इसके बारे में सोचता भी तो वो अनुमान नहीं लगा पाता कि उसके शरीर में कोई दूसरी दुनिया की तकनीकी चीज थी। पूर्वज रुद्रदेव हल्के से मुस्कुराया और कहा, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। अगर तुम मुझे नहीं बता सकते या नहीं बताना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगा। वास्तव में अगर आर्यन के इसके बारे में बताना चाहता तो भी कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसके अलावा वो इसके बारे में समझा भी नहीं सकता था। जब आर्यन और पूर्वज रुद्रदेव बातचीत कर रहे थे, इस बीच मोटू राम, मीरा और हातिम दूर खड़े आर्यन को अजीब तरह से देख रहे थे। उनके चेहरे हैरानी से भरे हुए थे। वो अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिल पा रहे थे, मानो वो किसी राक्षस को देख रहे थे। अभी उन्होंने आर्यन की आकृति को 3 भागों में बंटते देखा था। 3 लोग, 3 छायाएं, 9 ब्लेड, सभी एक ही समय में बाहर निकले थे। यह शक्ति बहुत खतरनाक थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। विशेष रूप से उस तरह की ब्लेड तकनीक, 3 स्वर्गीय आत्मा तकनीक उनके लिए कुछ ऐसी थी मानो किसी दुष्ट आत्मा ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। वो अपनी आंखों देखे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। ब्लेड तकनीक की शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। उसने एक ही वार में लेवल 7 के बीस्ट को मार दिया था, वो भी थंडर ड्रैगन मंदिर के 3री मंजिल के एक राजा बीस्ट को। इस बिंदु पर वो तीनों पूरे 3 मिनट तक प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। जब आर्यन की नजर उन पर पड़ी तो उसका चेहरा ठंडा हो गया और वो हल्के से मुस्कुराया। मैं वापस आने ही वाला था और तुम लोगों से मिलने वाला था। मुझे तुम सभी के आने की उम्मीद नहीं थी। वो तीनों अपनी जगह से बिना हिले अभी भी आर्यन को एकटक देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि हातिम का मुंह भी फटा हुआ था, जो कभी भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता था। क्या बात है? क्या मेरे चेहरे पर कोई फूल है? तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? आर्यन ने कुछ अजीब तरीके से कहा। इसके बाद आर्यन ने बेशर्मी से कहा, कहीं तुम लोगों को मैं पसंद तो नहीं आ गया?
हातिम, मोटू, तुम दोनों भूल जाओ, मुझे लड़के पसंद नहीं हैं। मीरा, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, चाहे तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। वो तीनों उसकी इन बातों पर भी नहीं हिले। अंत में मोटू ने थोड़ी हिम्मत की, उसने अपना थूक निगला, फिर आगे बढ़कर पूछा, मास्टर, क्या आप इंसान हो? मीरा और हातिम की आंखें और भी गंभीर हो गईं। उन दोनों ने भी आर्यन को घूरते हुए देखा, जैसे कि वो भी पूछ रहे हों, क्या तुम इंसान हो? मीरा ने पूछा, तुम्हारी वो ब्लेड तकनीक किस तरह की ब्लेड तकनीक है? आर्यन ने कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। उस वक्त यह अचानक मेरे दिमाग में आई थी, इसलिए अगर मैं तुम्हें बताना भी चाहूँ तो भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो ये नहीं कह सकता था कि मैंने इसे 2 डिवाइन स्टेज तकनीकों को मिलाकर बनाया है और उसे सीखा है। 3 स्वर्गीय आत्मा तकनीक के बारे में सोचते हुए अभी तक वो खुद हैरान था और अपने मन में सोचा, मुझे सच में नहीं लगा था कि मैं 2 डिवाइन स्टेज तकनीकों को एक साथ मिलाकर एक नई तकनीक बना सकता हूँ। अगर मीरा ने अभी इसका जिक्र नहीं किया होता तो वो लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपनी चेतना के समुद्र में प्रवेश किया। वो 3 स्वर्गीय आत्मा तकनीक को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। चेतना के समुद्र में उसके सामने एक सुनहरा स्क्रोल पड़ा था जो जंजीरों से बंधा हुआ था। उसने उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, तकनीक की पर्याप्त समझ नहीं है, इसे विकसित करने की जरूरत है। आर्यन का दिल कांप उठा, मेरे पास अभी भी समझ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, मैंने अभी तो इसे इस्तेमाल किया था। 3 स्वर्गीय आत्मा तकनीक, मुझे इसे किसी भी हालत में सीखना होगा और इसे विकसित करना होगा। मुझे इसे सीखना होगा। मुझे लगता है कि इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए 3 ब्लेड की जरूरत है। मुझे 2 ब्लेड और खोजनी होंगी। वो अपने दिल में जोर जोर से बड़बड़ाया। इससे पहले उसने लक मूल्य पर भरोसा करते हुए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी गलती हो। उस वक्त वो जीवन और मृत्यु के किनारे पर खड़ा था, लेकिन वो इस बारे में भूल गया था। हालांकि अब चाहे कुछ भी हो, उसने एक नई तकनीक बनाई थी और अब वो उसे विकसित कर सकता था, तो वो उसे समझने की पूरी कोशिश करेगा। वास्तव में यह बेहद शक्तिशाली तकनीक थी। ठीक है हातिम, यहाँ आओ। आर्यन ने स्पिरिट आर्म निकाला और कहा, इसे लो और अपने हाथ पर पहनो, यह तुम्हारे काम की चीज है। वो हातिम ने तुरंत एक कदम पीछे हटकर कहा, मैं अब आपका सामान नहीं ले सकता, उसे बड़े भाई मोटू या बड़ी बहन मीरा को दे दो। मैं सिर्फ जुबिन के परिवार का एक गुलाम हूँ। अगर मैं यहाँ से जीवित निकल भी गया तो भी मुझे वापस उन्हीं के पास जाना होगा। वो आर्यन का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो आर्यन की मदद करना चाहता था, भले इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए, क्योंकि वो आर्यन का ऋणी था। यही कारण था कि वो आर्यन पर आने वाले हमलों को भी अपने शरीर पर लेने की कोशिश कर रहा था। अगर इसमें उसकी जान भी चली जाती तो वो कम से कम आजाद तो हो सकता था। आर्यन ने आंख मूंद ली और अपने मन में सोचा, क्या इसी वजह से अब तक मिशन पूरा नहीं हुआ है? उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उस पर ज्यादा जोर ना देते हुए कहा, मैं इसे तुम्हारे लिए रखूंगा। और हातिम, तुम्हारा सियान कबीले से कुछ लेना देना नहीं है, तुम किसी के गुलाम भी नहीं हो। सियान कबीले के बारे में सोचना छोड़कर तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियाँ छिपी हुई है। सियान कबीले जैसा छोटा कबीला तुम्हारे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। इतना बोलने के बाद आर्यन मुड़ गया और यह कहते हुए चला गया, चलो अब चौथी मंजिल पर चलते हैं। मोटू ने तुरंत उसका पीछा किया और मीरा और हातिम की ओर उदासीनता से देखते हुए बोला, वो सही है, तुम हमेशा सियान कबीले के गुलाम नहीं रह सकते, तुमने पहले ही उनका ऋण चुका दिया है। इतना बोलने के बाद वो तुरंत आर्यन के पीछे भाग गया। मीरा भी उनके पीछे चली गई। हातिम वहीं पर खड़ा रह गया। उसने अपनी छाती पर लगे गुलाम के निशान को देखा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और उसके शरीर से निकलने वाली अदृश्य शक्ति ने पूरे गुप्त क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। यह ठीक वैसा ही था जैसा आर्यन ने कहा था। वास्तव में उसके पास ऐसी शक्तियाँ थीं जिनकी वो सोच भी नहीं सकता था।
उसके पास पराक्रमी आत्मा गॉड की ब्लड लाइन थी। हालांकि उसकी ब्लड लाइन अभी तक जागृत नहीं हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी ढीली कर ली और उनके पीछे चला गया। आर्यन चौथी मंजिल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, जो पूरा अंधेरे से घिरा हुआ था। कोई गलियारा नहीं था, कोई इमारतें नहीं थीं, बस अंधेरा था। यहाँ तक एक मशाल भी नहीं जल रही थी, मानो यह एक अलग दुनिया थी। आर्यन अपने दिमाग में एक आवाज सुन सकता था, एक गहरी भयानक आवाज, मानो वो आवाज हजारों साल से सो रही हो। सब लोग सावधान रहना, आर्यन ने अपने पीछे खड़े तीनों लोगों से कहा। इसके बाद आर्यन ने चौथी मंजिल के खजाने का नक्शा निकाला और आत्मविश्वास से इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। सिंहासन के नीचे तंत्र को खोलें और आप सबसे निचली मंजिल में प्रवेश कर सकेंगे। आर्यन के हाथों में नक्शा देखकर मोटू ने खुश होते हुए कहा, मास्टर, तो तीसरी और चौथी मंजिल का नक्शा आपके पास था। आर्यन ने अंधेरे में अपनी नजरें घुमाई और कहा, तुम लोग ध्यान से देखो कि क्या यहाँ कोई सिंहासन या ऐसा कुछ है। मास्टर, ये खतरनाक है। स्नो व्हाइट की आवाज थोड़ी कांप उठी और उसने आगे कहा, मास्टर, ये एक विशेष स्थान है। मुझे यहाँ एक खतरनाक आभा महसूस हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह कहाँ से आ रही है। पूर्वज रुद्रदेव ने भी उससे कहा, स्नो व्हाइट सही है, ये जगह वास्तव में अजीब है, लेकिन मैं उसका पता लगा सकता हूँ। बच्चे, अपने मन का दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें अपनी थोड़ी शक्ति दूंगा। आर्यन का मन शांत हो गया। इसके बाद पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति का एक हिस्सा उसकी चेतना के सागर में बह गया। आर्यन की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। फिर उसने उस पूरे क्षेत्र में एक नजर घुमाई। वो पूरा क्षेत्र एक विशाल हॉल से घिरा हुआ था। हॉल के केंद्र में एक विशाल सिंहासन था और सिंहासन पर एक विशाल आदमी बैठा था। वो आदमी सिंहासन पर सिर टिकाकर चैन से सो रहा था। उसके सामने एक तलवार झुकी हुई थी जो चमक रही थी। इसके अलावा आदमी ने एक टूटा हुआ लबादा पहना हुआ था और उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियों ने आर्यन के मन और चेतना के सागर को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि उसकी खतरनाक शक्तियों को महसूस कर पूर्वज रुद्रदेव भी गुप्त रूप से हैरान था और उसने तुरंत आर्यन कहा, मुझे लगता है कि यही कारण है कि थंडर ड्रैगन मंदिर अमर संप्रदाय से गायब हो गया। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। बच्चे, मेरा सुझाव है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो शक्ति मैंने अभी तुम्हें दी है वो केवल 3 मिनट के लिए रह सकती है। 3 मिनट के बाद शक्ति गायब हो जाएगी और तुम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाओगे। पीछे हट जाओ। आर्यन मुस्कुराया। जब उसने सिस्टम के माध्यम से उस आदमी की जांच की तो उसका शरीर उबलने लगा, क्योंकि आदमी का शरीर एक अतुलनीय रूप से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी में जल रहा था। सुनहरी रोशनी का मतलब था कि वो एक महान राजा था। यह पहली बार था कि उसने किसी महान राजा को देखा था। बिना किसी शक के वो एक महान राजा था और वो इस थंडर ड्रैगन मंदिर के सब 20 राजाओं का राजा भी था, जो उन सभी से ज्यादा शक्तिशाली था। इस बिंदु पर आने के बाद आर्यन उसे बिना मारे कैसे छोड़ सकता था? वो कतई भी ऐसा नहीं कर सकता था। अगर वो इसी तरह पीछे हट जाता तो आर्यन वास्तव में 10 दिन और 10 रातों तक सो नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो अपनी आंखें बंद करेगा तो उसे यही महान राजा दिखेगा और उससे मिलने वाली अद्भुत चीजें दिखेंगी। पीछे हटना आर्यन की व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता था और एक महान राजा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आर्यन ने गुप्त रूप से कहा, पूर्वज, क्या आप जानते हैं कि जब मैं पार्थ से मिला तो मैंने अंत तक इतनी लड़ाई क्यों लड़ी? क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपना जीवन घमंडी और दबंग तरीके से जीता है, लेकिन अंत में मैं फिर भी पीछे हट गया। लेकिन उस पल से मैंने कसम खाई कि मैं आर्यन कभी भी एक कदम तो क्या आधा कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। उसे वो दिन अच्छे से याद था। वो उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जब मेघा ने उसके लिए अपने घुटने टेक दिए थे। वो उन लोगों में से नहीं था जो एक लड़की के कंधे पर सिर रखकर जीते थे। वो ऐसे किसी लड़की के दी उधार जिंदगी को नहीं जी सकता था। इससे अच्छा वो मरना पसंद करेगा। कसम खाने के बाद से उसने अभी तक आधा कदम भी पीछे नहीं हटाया और ना ही हटाने वाला था।
भले ही वो किसी भगवान या स्वर्ग का सामना कर रहा हो, फिर भी वो लड़ता रहेगा। अगर वो मर भी गया तो भी वो पीछे नहीं हटेगा। पूर्वज रुद्रदेव जोर से हंसा। बहुत खूब लड़के, मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की है। यह आज तुमने साबित कर दी है। बेटा, आज तुमने मुझे एक सबक भी सिखाया है, कभी पीछे नहीं हटने का। ठीक है, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा, आर्यन ने जोर से कहा। धन्यवाद गुरुजी। उसी समय मोटू को कुछ अजीब लगा और उसने नीची आवाज में आर्यन से पूछा, मास्टर क्या हुआ? आर्यन होश में आ गया और बोला, कुछ भी नहीं हुआ। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं और किसी दूसरे दरवाजे को देखते हैं। यह बोलने के बाद वो मुड़कर वहाँ से जाने लगा। हालांकि मोटू और मीरा अपनी जगह से नहीं हिले और यहाँ तक कि हातिम भी नहीं हिला। मीरा ने कहा, हमसे झूठ बोलना बंद करो। हम सभी जानते हैं कि रास्ता गलत नहीं है। अगर यह रास्ता गलत होता तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। तुम हमें यहाँ से क्यों ले जाना चाहते हो? आर्यन ने उन्हें देखा और कहा, क्या तुम लोग सच में नहीं जा रहे हो? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तीनों ने एक ही समय में कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, आर्यन ने तुरंत कहा, हातिम तुम सीधे जाओ और ठीक अपने सामने एक हमला करो। मोटू तुम किसी भी वक्त तैयार रहना। एक बार जब हातिम को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाए तो तुम्हें उसकी जगह लेनी है। मीरा तुम मुख्य हमलावर हो। जब तक फटे कपड़ों में एक आदमी हातिम और मोटू के साथ लड़ाई में उलझा हुआ होगा तो तुम तुरंत हमला करोगी। याद रखना, ये बिल्कुल तुरंत होना चाहिए। इसमें आधे सेकंड के लिए वक्त बर्बाद मत करना। मीरा तुम अपनी सभी हीलिंग पिल्स हातिम और मोटू को दे दो। किसी भी गोली को अपने पास मत रखना। अगर तुम घायल हो गई तो मैं तुम्हें गोली दे दूंगा। ठीक है, आर्यन ने बहुत जल्दी बात की। यह एक साधारण सी रणनीति थी जो युद्ध मैदानों में एक सेनापति द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन मोटू राम और बाकी दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक युद्ध की तैयारी कर रहे हो, लेकिन दुश्मन कौन है उन्हें कुछ नहीं पता था। मास्टर, आखिर यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो आप इतने गंभीर हैं? मोटू ने पूछा। मास्टर, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं खा लिया है? यह किस तरह की रणनीति है और किस लिए है? हम किस पर हमला करने जा रहे हैं? उनमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आर्यन ने उनको अजीब तरह से देखा और कहा, ठीक है, मैं इसे आसान भाषा में बताता हूँ। लगभग आधे मिनट बाद उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और समझा भी दिया कि क्या करना है। इसके बाद हातिम अपनी जगह से हिला और सामने की ओर आगे बढ़ने लगा। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिर भी सीधे आगे बढ़ रहा था और एक पल बाद उसने चिल्लाते हुए अपने शरीर से शक्ति बाहर निकाली। उसकी शक्तियों की आभा फूट पड़ी और एक हल्के धमाके की आवाज हुई। आवाज महसूस करते ही सिंहासन पर बैठे आदमी की दोनों आंखें खुल गई। इस शासक के विश्राम में कौन बाधा डाल रहा है? नीच इंसान, क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और अपने बगल की लंबी तलवार को पकड़ लिया। लंबी तलवार कांप उठी और तलवार की एक किरण फूट पड़ी, जिससे एक अर्धचंद्र बन गया जो सीधे हातिम की ओर बह निकला। सफेद चमकदार तलवार से निकले अर्धचंद्र ने पूरे हॉल को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया। मोटू और बाकी लोग भी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकते थे। तुरंत उनकी हथेलियां ठंडे पसीने से लथपथ हो गई। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। आर्यन चिल्लाया, हातिम बचो। उसकी आवाज से हातिम होश में आ गया। उसने तुरंत एक ऊंची छलांग लगाई और अर्धचंद्र के हमले से बच गया। लेकिन फिर भी उस अर्धचंद्र हमले की कुछ शक्तियों ने उसे छू लिया था, जिससे उसे कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके शरीर की मांसपेशियां अचानक सूज गई थीं। भले ही उसे कुछ दर्द हो रहा था, फिर भी वो तुरंत तेजी से सामने की ओर भागा और सिंहासन पर बैठे आदमी के ऊपर हमला किया। -1 आदमी के सिर के ऊपर एक चमकीला लाल नंबर दिखाई दिया। हातिम के शक्तिशाली हमले की वजह से उसे केवल 1 HP का नुकसान हुआ। आर्यन ने तुरंत उसकी विशेषताओं को देखा। नाम, महान शैतान राजा। स्वास्थ्य स्तर, कौशल, विवरण, HP और नाम के अलावा उसकी सभी विशेषताएं अज्ञात थी।
आर्यन ने एचपी के लंबी कतार को देखा और अपने दिल में कोसते हुए बोला 10,000,000 एचपी। हालांकि कोसते हुए वो थोड़ा उत्साहित भी था। अगर हमने इसे मार दिया तो मुझे कितनी अद्भुत चीजें मिल सकती हैं। अय्या वो सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। और अगर मैंने स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल किया तो फिर कितनी अद्भुत चीजें हो सकती हैं। तभी उसे कुछ ख्याल आया, अरे नहीं, हे भगवान, ऐसा क्यों है। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले उसने मूर्ति राजा को मारकर स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल कर लिया था, तो अब उसके पास केवल 0 स्ट्राइकिंग मूल्य था। यह याद आते ही उसका मुंह मुरझा गया। उसे अपने दिल में थोड़ी कड़वाहट महसूस हो रही थी। चलो कोई ना, शायद भाग्य ऐसा नहीं चाहता, उसने खुद को दिलासा दी। इस समय हातिम और मोटू दोनों पहले से ही एक खराब स्थिति में फंस चुके थे। महान शैतान राजा की तलवार उन पर लगातार हमला कर रही थी। इससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उनमें से कोई भी उसके हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हातिम की हिम्मत थी जिसने उसे अभी तक जिंदा रखा था, वरना वो बहुत पहले ही मर चुका होता। आर्यन तुरंत चिल्लाया, तुम तीनों जल्दी से पीछे हटो। वो तीनों तुरंत पीछे हट गए और आर्यन मुख्य हमलावर बन गया। उसने ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला और कहा, शैतान राजा, अब मेरी ब्लेड का स्वाद चखो। सोलस्टम तकनीक शक्तियों के दोगुना होने के साथ ही आर्यन के शरीर पर आभा आसमान छू गई। चांदनी कदम। अचानक उसका शरीर हिला और हवा में ऊपर की ओर उछल पड़ा। उसके दाहिने हाथ में लंबे समय से बह रही जादुई शक्ति फूट पड़ी और ड्रैगन स्लेयर पर खूनी लाल रंग की शक्तियों की परत चढ़ गई। फिर आर्यन ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और महान शैतान राजा पर वार किया। यह वार इतना खतरनाक था कि अगर एक लेवल 5 का बीस्ट इससे टकराता तो उसके कई टुकड़े हो जाते। हालांकि जैसे ही हमला महान शैतान राजा के शरीर से टकराया, ऐसा लगा जैसे कि उसे किसी बिल्ली के बच्चे ने खरोंच मारी हो। उसके सिर के ऊपर केवल एक लाल रंग का दयनीय अंक तैर रहा था, -250 इंच। क्या? केवल 250 का नुकसान? ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन पूरी तरह से अवाक था। वो अपनी जगह पर मूर्खों की तरह मुंह फाड़कर खड़ा था। उसके दाहिने हाथ की जादुई शक्ति जो सोलस्टम तकनीक के सक्रिय होने से दोगुनी बढ़ गई थी और एक गॉड स्टेज ब्लेड के साथ मिलकर हमला करने से भी उसे केवल इतनी छोटी मात्रा में नुकसान हुआ था। चलो फिर से कोशिश करते हैं। आर्यन मुड़ गया और दूसरी तरफ उड़ गया। उसी समय महान शैतान राजा ने गुस्से में कहा, तुम सब बेकार हो, जाओ और मर जाओ। महान शैतान राजा के चिल्लाने के बाद उसके शरीर से एक तेज धमाके के साथ शक्तियां बाहर निकली। इससे कई दुष्ट आत्माओं का निर्माण हुआ। सभी दुष्ट आत्माएं खौफनाक आवाज में चिल्लाने लगी और तुरंत आर्यन और बाकी तीनों की तरफ बढ़ने लगी। पूर्वज रुद्रदेव तुरंत चिल्लाया, जल्दी सीलिंग स्पिरिट तकनीक का इस्तेमाल करो। तुरंत आर्यन ने सीलिंग स्पिरिट तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अगले ही पल सिस्टम से 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स गायब हो गए। इसके पीछे तकनीक को जारी करने की ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स उपभोग मात्रा थी। जल्द ही हवा में एक अजीब शक्ति ने एक छोटी सी 6 रोशनी सरणी बनाई जो सीधे महान शैतान राजा को ढक रही थी। सील सफल, सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन खुश हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। महान शैतान राजा के शरीर से निकलने वाली सभी दुष्ट आत्माएं गायब हो गईं, जैसे कि वहां उनका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह सही मौका था महान शैतान राजा पर हमला करने का। आर्यन तुरंत चिल्लाया, सभी लोग एक साथ हमला करो। चलो इसका किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और उस महान शैतान राजा की ओर तेजी से भागा। अब देखते हैं कि तुम कितना घमंड दिखाते हो, आर्यन ने उससे हंसते हुए कहा। महान शैतान राजा अभी सील में फंसा हुआ था। इसके बाद आर्यन ने दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर घुमाया और ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 7 वारों हवा कट, तूफान कट से लगातार महान शैतान राजा के शरीर पर कई 100 वार किए। हालांकि महान शैतान राजा जैसे एक नरकदूत हो, किसी भी हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे केवल कुछ अंकों की एचपी का ही नुकसान हुआ था। तभी पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, जल्दी करो और पीछे हट जाओ, वो सील तोड़ने वाला है। क्या सील को तोड़ा भी जा सकता है?
आर्यन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि वो महान शैतान राजा सील में फंसा रहेगा। इस तरह वो उस पर लगातार हमला करके उसे जान से मार देगा। हालांकि उसने यह कभी नहीं सोचा था कि सील को तोड़ा भी जा सकता है। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, अभी तुम केवल एक युद्धराज हो, तुम्हारी शक्तियाँ बहुत कम है, जबकि महान शैतान राजा की शक्तियाँ युद्ध सम्राट के 9 लेवल के बराबर है। वो तुमसे अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुमने अभी इस तकनीक पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। जब तुम्हारी शक्तियाँ महान शैतान राजा के लेवल पर पहुँच जाएंगी और तुम इस तकनीक पर महारत हासिल कर लोगे, तब तुम इससे एक 9 लेवल के सर्व सम्राट को भी मार सकते हो। अब जल्दी से पीछे हट जाओ, जल्दी करो। रुद्रदेव की बात मानकर आर्यन तुरंत कई कदम पीछे हट गया। वो नहीं चाहता था कि सील टूटने के तुरंत बाद महान शैतान राजा उसे मार दे। जैसा कि पूर्वज रुद्रदेव ने कहा था, अगले कुछ ही सेकंड में महान शैतान राजा ने सील तोड़ दी और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए आर्यन से कहा, इंसानी बच्चे, मुझे नहीं लगा था कि तुम सील तकनीक भी जानते होगे, लेकिन फिर भी इसका कुछ फायदा नहीं है। मैं आज तुम चारों तुच्छ इंसानों को मार दूंगा। गुस्से में वो बौखला हुआ था। शायद इसी वजह से उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियाँ और अधिक मजबूत हो गई थी। तुम तीनों तुरंत पीछे हट जाओ, जल्दी करो, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। फिर वो अपने एक हाथ से ड्रैगन स्लेयर को लेकर आगे बढ़ा। वजन ज्यादा होने की वजह से ड्रैगन स्लेयर जमीन पर घिसटते हुए चल रहा था और पीछे चिंगारी छोड़ रहा था। चलो देखते हैं कि कौन मरता है, उसने महान शैतान राजा की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा। फिर उसका मन ड्रैगन स्लेयर के शरीर के साथ जुड़ गया और उसने महसूस किया कि ड्रैगन गॉड गर्जना कर रहा था। उसकी शक्तियाँ बेहद मजबूत थी। इसके अलावा ड्रैगन स्लेयर द्वारा अवशोषित की गई सभी ब्लड लाइन के बीस्ट गर्जना कर रहे थे और गुस्से में गुर्रा रहे थे। आओ, उसने उन सभी की शक्तियों को बाहर निकालकर ड्रैगन स्लेयर को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और फिर चिल्लाते हुए कहा, अपनी सबसे क्रूर शक्ति से हमला करो। खूनी कट। आर्यन का शरीर चमकने लगा और ड्रैगन स्लेयर से एक खूनी कट बाहर निकला जो सीधे महान शैतान राजा की ओर बढ़ गया। यह बेहद शांत हमला था। यह मौत से पहले की शांति थी। आर्यन ने इस क्रूर हमले को खुद की ओर ड्रैगन स्लेयर की शक्तियों को मिलाकर बनाया था। वो दोनों जितने अधिक मजबूत होंगे, हमला उतना ही मजबूत होगा। ड्रैगन स्लेयर से निकला खूनी कट का हमला सीधे महान शैतान राजा के शरीर से जा टकराया और उसके शरीर पर एक गहरी दरार छोड़ते हुए आर पार निकल गया। दरार से खून रिसने लगा और तुरंत उसके सिर के ऊपर उसकी एचपी का नुकसान दिखाई दिया। 2,000,000। आर्यन का दिल गुस्से में उबल रहा था। हालांकि पूरे 10 लाख की एचपी का नुकसान कम नहीं था। ये उस वक्त की तुलना में दोगुना था जब उसने महिपाल को मारा था। यह ड्रैगन स्लेयर का क्रूर पक्ष था। हालांकि आर्यन अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ इस हमले को एक बार इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रयू एनर्जी खर्च होती थी। भले ही 20 लाख की एचपी का नुकसान बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी यह महान शैतान राजा की करोड़ों की एचपी की तुलना में बहुत ही कम था। इसलिए उसे मारना लगभग असंभव था। हातिम नहीं, मीरा ने हातिम को पकड़ने की कोशिश, जो महान शैतान राजा की ओर भाग रहा था। हालांकि उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही आगे बढ़ गया था। महान शैतान राजा ने अपनी बड़ी तलवार उठाई और वो आर्यन पर हमला करते हुए चिल्लाया, इंसानी लड़के, अब नर्क में जाओ। उसकी आवाज में घमंड भरा हुआ था। हालांकि उसने हातिम को नजरअंदाज कर दिया जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। यार, आप लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन मैं आज सुबह 5 बजे से और अब जब मैं चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, इस वक्त 2 बज रहे हैं। मैं पूरे 21 घंटे से नॉवेल पर लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता कि मैंने क्या काम किया है। बस इतना समझो कि मैं पॉकेट नॉवेल ऐप टीम के साथ अपनी इस सुपर बिजनेसमैन नॉवेल पर काम कर रहा था। वो जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसलिए आज के लिए मुझे माफ कर देना। मैं बस एक ही चैप्टर दे पाऊंगा।
ताकि स्ट्रीक ना टूटे और आप लोग भी थोड़ा सेटिस्फाई रहें। आई होप आप लोग थोड़ा मेरी हालत समझेंगे। मेरी आंखों में नींद भरी हुई, लेकिन फिर भी मैंने चैप्टर लिखा है। एक बार चिल्लाने के बाद महान शैतान राजा ने हवा में छलांग लगाई और अपनी तेज तलवार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए आर्यन के सिर पर वार किया। उसी पल हातिम तेजी से आया और हवा में उछलकर उसके दोनों हाथों में लटक गया। तभी उसके शरीर से एक खतरनाक शक्ति बाहर निकली। ये उसकी शारीरिक शक्ति थी। उसके शरीर की सभी नसें बाहर निकल आईं। वो जोर से चिल्लाया और महान शैतान राजा के शरीर पर एक जोरदार मुक्का मारा। इस मुक्के में इतनी ताकत थी कि महान शैतान राजा के हाथ से उसकी तेज तलवार छूटकर 10 मीटर दूर जाकर गिरी और उसका शरीर हवा से सीधे जमीन पर तेजी से गिरने लगा। एक सेकेंड बाद थंडर ड्रैगन मंदिर का पूरा खंडहर हिल गया। एक जोर धमाका, जैसे आसमान टूटकर धरती पर गिरा हो की आवाज चारों तरफ गूंज गई। इस समय महान शैतान राजा का शरीर नीचे जमीन पर एक बड़े से गड्ढे में पड़ा था। आर्यन के पास कुछ भी करने का वक्त नहीं था। महान शैतान राजा बहुत तेज था और उसकी शक्तियाँ बहुत प्रबल थी। अगर हातिम नहीं होता तो अब तक उसका शरीर 2 हिस्सों में कट चुका होता। इसके अलावा यह कहना गलत नहीं होगा कि हातिम की शारीरिक शक्तियाँ स्वर्ग की अवहेलना थी। उसकी शक्तियाँ केवल युद्ध आत्मा स्तर की थी, लेकिन अभी उसने जो शक्ति दिखाई वो अजय थी। उसकी शक्ति विशुद्ध शारीरिक आक्रमण शक्ति थी, युद्ध के एक प्राकृतिक देवता की शक्ति। महान शैतान राजा को दोनों हाथों से पकड़ने के बाद वो पलटकर उसकी पीठ पर बैठ गया था। फिर उसने दोनों हाथों से एक मुक्का बनाया और सीधे उसकी पीठ पर वार किया था। इस वजह से वो अभी भी महान शैतान राजा की पीठ पर बैठा था और उसे अभी भी लगातार मुक्के मार रहा था। भले ही हातिम की शारीरिक शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके लिए महान शैतान राजा को जान से मारना नामुमकिन था। महान शैतान राजा इस वक्त बेहद गुस्से में था, इतना कि उसकी आंखें आग उगल रही थी। तुम जैसे एक कचरे के टुकड़े की इतनी हिम्मत! उसके सिर के ऊपर से शक्ति की एक लहर उठी जिसने हातिम को दूर उड़ाकर फेंक दिया। वो लगभग 100 मीटर दूर उड़ते हुए गया और एक दीवार से जा टकराया। हातिम के मुंह से खून की उल्टी हुई। हालांकि उसने दर्द से उफ तक की, पर उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। जहां तक आर्यन की बात है, भले ही वो घायल नहीं हुआ था, हालांकि उसे भी महान शैतान राजा की शक्तियों की लहर ने दूर उड़ाकर फेंक दिया था। सबसे घातक बात ये थी कि 3 मिनट बीत गए थे और आर्यन की आंखों की दृष्टि चली गई थी। भयानक अंधेरे में वो कुछ नहीं देख सकता था। वो केवल महान शैतान राजा की आभा को महसूस कर सकता था। हालांकि आर्यन जल्दी से एक ऐसी जगह पर पीछे हट गया जहां मीरा और बाकी लोग उसे नहीं देख सकते थे। इसके बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग अपनी जगह से मत हिलना। साथ ही आर्यन ने घमंडी आवाज में महान शैतान राजा से कहा, ओए राजा जी, आओ आओ आओ, मुझे मार डालो कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ। वो ऐसे ही शोर मचाता रहा और उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। पूर्वज रुद्रदेव ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वो अभी उलझन में था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे मारना चाहता हूँ। पूर्वज रुद्रदेव ने फिर से कहा, तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा शरीर मेरी शक्तियों को नहीं संभाल पाएगा। कोई बात नहीं, आर्यन ने कहा, मैं उसे खुद मारना चाहता हूँ। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी। महान शैतान राजा की तलवार के हमले ने उसकी लगभग जान ले ली थी। उसके बाल अंत में खड़े थे। इससे वो बहुत नाखुश था। चलो आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने अहंकारी हो सकते हो। महान शैतान राजा ने गर्जना की। उसने अपनी तलवार लहराई और एक कदम के साथ आर्यन की ओर तेजी से दौड़ा। फिर उसने उसकी ओर दौड़ते हुए ही तलवार से इशारा किया और उसका मजाक उड़ाया। नीच प्राणी, अब मेरी तलवार का मजा चख। आर्यन ने तुरंत अपना एक हाथ हिलाया और ड्रैगन ब्लेड को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने अपनी स्पेस रिंग से डेथ गॉड सील बाहर निकाली। डेथ गॉड, मुझे आशीर्वाद देना। चिल्लाते हुए उसने अपने शरीर से शक्तियों की एक गर्म लहर बाहर निकाली और उस लहर को डेथ गॉड सील में डाल दिया। बाहर आओ।
डेथ गॉड सील ने एक भूतिया आभा जारी की जो जमीन में रिस गई। तुरंत ही पृथ्वी की गहराई से एक भूतिया विलाप आया। मुझे कौन बुला रहा है? एक आकृति अचानक कहीं से प्रकट हुई। उसने एक हाथ में लाठी और दूसरे में जीवन और मृत्यु की पुस्तक पकड़ी हुई थी। उसका चेहरा उग्र था और उसकी आंखें इतनी चौड़ी थीं कि लोग देखकर घबरा जाए। उन्होंने विजय की ओर देखा और कहा, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था? आर्यन अभी दंग अपनी जगह पर खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने नरक का राजा कहलाए जाने वाली एक आत्मा को बुलाया था। वास्तव में डेथ गॉड सील बहुत शानदार थी। तुरंत आर्यन बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया और उसने चिल्लाते हुए उस आत्मा को आदेश दिया, मेरा आदेश है कि उसे खत्म कर दो। यह राजा यम की आत्मा थी जिसे आर्यन ने डेथ गॉड सील के माध्यम से बुलाया था। राजा यम ने एक नजर महान शैतान राजा की ओर देखा और कहा, आखिर तुम कौन हो? महान शैतान राजा ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। आर्यन ने तुरंत आग में घी डाल दिया। राजा यम वो आपको गाली दे रहा है, वो आपको नीचा दिखा रहा है, उसे मार डालो, उसे मार डालो। राजा यम को गुस्सा आ गया, तुम विचित्र प्राणी, तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। कलम की एक चाल के साथ राजा यम का शरीर गायब हो गया और तुरंत महान शैतान राजा के सिर के ऊपर दिखाई दिया। जीवन और मृत्यु की शक्ति। कलम की नोक ने सीधे महान शैतान राजा के शरीर पर चढ़े कवच को चकनाचूर कर दिया, जो वापस नहीं बन सकती थी। फिर उसने एक और चाल चली। उसके हाथ में जो किताब थी उसने उसमें कुछ लिखने के बाद एक पन्ना फाड़ दिया और उसे महान शैतान राजा के सिर के ऊपर चिपका दिया। अगर नरक का राजा चाहता है कि तुम मर जाओ तो तुम्हें मरना होगा, उसने कहा। इसके बाद कागज में कई धमाके हुए जो सभी महान शैतान के सिर पर फट रहे थे। राजा यम ने केवल एक ही हमले में उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। आर्यन उत्साह से हंसा, बनो अब घमंडी। अरे रे रे, तुम तो बोल रहे थे कि मनुष्य नीच हैं। मुझे लगता है कि तुम नीच हो। जब तुम यम राजा के सामने घुटने टेकोगे तो देखना तुम मेरा नाम का गीत गाओगे। आर्यन ने देखा कि महान शैतान राजा की एचपी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। हालांकि यह उसे मारने के लिए काफी नहीं थी, उसे अभी भी एक दो हमलों की और जरूरत थी। आर्यन ने तुरंत कहा, राजा यम बस थोड़ा सा और उसे मारो, बस एक दो हमले और बस दो नहीं बस एक। राजा यम अजीब तरह से हंसा और बोला, उसकी मृत्यु मेरी जीवन और मृत्यु की पुस्तक में नहीं है, मैं उसे नहीं मार सकता। बच्चे, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है। वैसे भी मेरी प्रेमिका ने मुझे आज रात खाने पर बुलाया है। फिर राजा यम गायब हो गया। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? बस थोड़ी देर रुक जाओ राजा यम, बस थोड़ी देर नरक के राजा। आर्यन ने यह चिल्लाते हुए कई बार डेथ गॉड सील को हिलाया और उसमें शक्ति डालकर फिर से सक्रिय करने की कोशिश भी की, लेकिन यम राजा की जगह सिस्टम की आवाज सुनाई दी। अब उसे बुलाया नहीं जा सकता है, अब उसे बुलाया नहीं जा सकता है। आर्यन गुस्से में चिल्लाया, ऐसे कैसे नहीं बुलाया जा सकता है, उसे आना होगा। यम राजा, तुम बिना उस राक्षस को मारे कैसे जा सकते हो? उसने तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हें उसे मारना ही होगा। उसने कुछ भी क्यों न कहा हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ से फिर कोई आवाज नहीं आई। डेथ गॉड सील द्वारा बुलाई गए भूत प्रेत या आत्माएं अपनी मर्जी की मालिक नहीं होती थी, उनकी अलग अलग समय सीमाएं होंगी। जब राजा यम का समय समाप्त हो गया तो उसे स्वाभाविक रूप से गायब होना पड़ा। अब आर्यन फिर से अकेला रह गया। उसी समय मोटू चिल्लाया, बॉस क्या हो रहा है? भले ही उसके अलावा वहाँ 3 लोग और थे, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए थे। उनमें से 2, मोटू और मीरा, तो उसके कुछ ही हमलों से मारे जाएंगे। हालांकि हातिम उनसे अलग था, लेकिन उसकी अभी तक ब्लड लाइन जागृत नहीं हुई थी और जब तक कि ऐसा नहीं होता तब तक के लिए उससे भी कोई उम्मीद नहीं थी। इस वक्त महान शैतान राजा जमीन पर पड़ा था और बेहद गुस्से में था। उसका पूरा शरीर लाल रोशनी में जल रहा था, यहाँ तक कि उसकी लंबी तलवार से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने अपने शरीर पर जले हुए लबादा को फाड़ दिया, जिससे एक घृणित चेहरा दिखाई दिया। यह अतुलनीय रूप से बदबूदार था।
हफ 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 महान शैतान राजा तेज तेज सांसें लेते हुए खड़ा हो गया और ठंडी आवाज में कहा, तुम नीच इंसान, तुम पर धिक्कार है, मैं तुम्हें मार। अभी उसकी बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि आर्यन ने अपने दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर को लहराया और उसकी ओर भागते हुए आया। तुम बहुत बकबक कर रहे हो, तुम बस मुझे नीचा देखना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम इसके योग्य हो। इसी के साथ उसने महान शैतान राजा पर हमला किया, लेकिन महान शैतान राजा ने उसकी ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को तुरंत अपनी बड़ी तलवार से रोक दिया। आर्यन चाहे उसे दबाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर रहा हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपनी सोलस्टम तकनीक को जारी किया और तुरंत उसके शरीर की शक्ति दोगुनी हो गई और अचानक दबाव के साथ विशाल तलवार थोड़ी नीचे झुक गई। यह बेकार है, तुम्हारी ताकत मेरे सामने बहुत कमजोर है, महान शैतान राजा ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारे पूर्वजों की पूरी 18 पीढ़ियों से भी ज्यादा ताकतवर हूँ, आर्यन ने गुस्से में कहा। उसने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को गायब कर दिया और उसकी बड़ी तलवार पर कदम रखा और अपनी बाहों को हिलाते हुए चिल्लाया, पहाड़ तोड़ मुक्का। एक पल के लिए आदमखोर किंग कॉन्ग एप की छाया आर्यन के शरीर पर दिखी और फिर उसने अपने दोनों हाथों से बने पहाड़ तोड़ मुक्के को उसके सिर में देकर मारा। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन महान शैतान राजा ने भी तुरंत उसे एक थप्पड़ से उड़ा दिया। आर्यन एक तेज आवाज के साथ दीवार से टकराया, जिससे दीवार टूटकर बिखर गई। हालांकि आर्यन ने तुरंत अपने मुंह से खून पूछा और जमीन पर अपनी हथेली पटकते हुए खड़ा हो गया। फिर से टेलीपोर्ट। आर्यन एक बार फिर महान शैतान राजा के करीब पहुंच गया। उसकी बाहों में शक्तियां बह रही थी और इसी के साथ उसने लगातार 2 मुक्के उसके पेट में मारे, लेकिन इस बार भी महान शैतान राजा ने पलटवार किया और उसे दूर उड़ाकर फेंक दिया। फिर से आर्यन बिल्कुल नहीं रुका। वो जमीन से एक बार फिर से खड़ा हो गया और पूरी गति से आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं। वो एक पागल की तरह बर्ताव कर रहा था। वो पूरी तरह से पागलपन से लड़ रहा था। वो बार बार आगे बढ़ता रहा और महान शैतान राजा को 1-2 मुक्के मारने के बाद खुद भी उसका हमला खाकर दूर जाकर गिरता। भले ही आर्यन उस तरह लड़ने से खुद भी घायल हो रहा था, लेकिन वास्तव में इससे महान शैतान राजा की एचपी भी लगातार कम हो रही थी। पूर्वज रुद्रदेव एक शब्द भी नहीं बोल सका। वो वास्तव में आर्यन की मदद करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ एक शेष आत्मा थी। वो आर्यन की कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। स्नो वाइट और आइस फायर भी यही सोच रहे थे। उनके दिल दर्द से भर गए। वो अब पर्याप्त मजबूत न होने की वजह से खुद से नफरत करने लगे थे। अगर वो थोड़े और मजबूत होते तो वो आर्यन की मदद कर सकते थे। ऐसा ही कुछ उन्होंने जब महसूस किया था, तब आर्यन पार्थ का सामना कर रहा था। वो लोग इस भावना से नफरत करते थे, इसलिए आर्यन अभी संघर्ष कर रहा था ताकि उसे यह भावना फिर से महसूस न करनी पड़े। फिर से आर्यन ने गर्जना की और एक बार फिर अपने जीवन की परवाह किए बिना आगे बढ़ गया। महान शैतान राजा बुरी तरह से हंसा और बोला, हाँ, तुम्हारे जैसा नीच प्राणी मुझे कभी नहीं मार पाएगा। हाँ, नीच मनुष्य, नरक में जाओ। इसके बाद उसने आर्यन पर अपनी तलवार से हमला किया। आर्यन ने अपने खून से लथपथ दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराया और कहा, अब भी तुम अभी भी जिद्दी हो। तुम्हारे पास अब केवल 1 लाख एचपी है। चलो अब बचकर दिखाओ। चांदनी कदम। तुरंत आर्यन का शरीर गायब हो गया और एक पल बाद महान शैतान राजा के सिर के ऊपर दिखाई दिया। इस बार उसने हमला करने के लिए अपने मुक्के का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ड्रैगन स्लेयर को बुलाया। उसके दोनों हाथों ने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ लिया और अंदर ही अंदर ड्रैगन स्लेयर से कहा, मुझे तुम्हारी पूरी ताकत का साथ चाहिए। एक बार, सिर्फ बस एक बार काफी है। अगर इस बार ड्रैगन स्लेयर की पूरी ताकत बाहर नहीं निकली या महान शैतान राजा नहीं मरा तो आर्यन के लिए यहाँ से बचकर भागना भी मुश्किल होगा। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर के साथ जबरदस्ती की। दरअसल उसकी भी एक सीमा थी जिसे वो पहले ही कई बार वार करने के बाद पार कर चुका था। हालांकि आर्यन ने फिर भी इसका इस्तेमाल किया, जिससे तुरंत उसकी ट्रयू एनर्जी के 2 लाख पॉइंट्स घट गए।
उसी समय आर्यन निराश हो गया, यह महसूस करते हुए कि एक पल में उसकी ट्रयू एनर्जी पूरी खोखली हो गई। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां किसी की मानसिक शक्ति जवाब दे जाए और किसी का शरीर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन आर्यन ने इसे सहन किया और हमला करते हुए चिल्लाया, एक स्वर्गीय आत्मा। ड्रैगन स्लेयर में बेतहाशा शक्ति इकट्ठा हुई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ एक छाया बाहर निकली जो सीधे महान शैतान राजा से भिड़ गई। उसके बाद अनथीन ब्लेड एनर्जी ने महान शैतान राजा को पागल कर दिया। छाया लगातार महान शैतान राजा को काटे जा रही थी। उसका विशाल शरीर हवा में तैर रहा था, जो जल्द ही टुकड़ों में बदल गया और जमीन पर गिर गया। उसके शरीर पर फटे लबादे की तरह वो टुकड़ों में कट गया था। जिस पल उसने एक स्वर्गीय आत्मा हमला जारी किया, आर्यन एक धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जमीन पर बैठ गया था और बड़बड़ाया, अगर तुम नहीं मरोगे तो मैं मर जाऊंगा। उसने अपनी क्षमता से परे शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया था। सिस्टम की आवाज लाल बत्ती के साथ उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी। उसकी एचपी का केवल एक अंक बचा था। अगर महान शैतान राजा ने उसकी और छीनका भी तो उसी से उसकी जान चली जाएगी। पूर्वज रुद्रदेव कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने दिल में इतना कहा, बहुत खूब लड़के। वो आर्यन के लिए उत्साहित था। वो इस तरह की हताश भावना को लेकर उत्साहित था। जल्द ही ड्रैगन गॉड की छाया गायब हो गई और महान शैतान राजा का शरीर नीचे गिर गया। उसकी आंखें आर्यन को देख रही थीं। आर्यन ने एक घृणित मुस्कान का खुलासा किया और कहा, क्या यह मजेदार नहीं है? महान शैतान राजा की आंखें गुस्से से भर गई। वो खड़ा होना चाहता था। उसका शरीर कई बार हिला भी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसकी आंखें मंद हो गईं और वो केवल गुस्से में आर्यन को देख सकती थी। सिस्टम की आवाज गूंजने वाली थी, महान शैतान राजा मर चुका था। आर्यन का दिल कस गया। सिस्टम, इस बार मेरे पास स्ट्राइकिंग मूल्य नहीं है, तो कृपया करके कोई बेकार चीज मत देना। मुझे सिर्फ एक अमृति स्वॉर्ड चाहिए, फिर चाहे मुझे कुछ और मत देना। आर्यन, तुम्हें महान शैतान राजा को मारने पर एक ही एक्सपी पॉइंट, एक ट्रयू एनर्जी पॉइंट और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक थंडर स्नेक स्वॉर्ड मिली है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक अमृति स्वॉर्ड मिली है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए एक हेवनली डेविल एनर्जी मिली है। क्या तुम इसे हासिल करना चाहते हो? आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी शक्तियों का स्तर बढ़कर युद्धराज लेवल 5 पर पहुंच गया है। शक्तियों का लेवल बढ़ने से आर्यन पूरी तरह से हील हो चुका था और उसकी एचपी वापस पहले की तरह भर चुकी थी। आर्यन, बधाई हो, महान शैतान राजा को मारने पर तुम्हें एक विशेष पुरस्कार मिला है। उसी समय सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर एक सुनहरे रंग का डिब्बा दिखाई दिया जो एक सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। आर्यन ने एक विचार के साथ उसे तुरंत खोल दिया। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें विशेष पुरस्कार के रूप में एक शैतानी खंजर मिला है। आर्यन अंतिम सूचना से हैरान रह गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। क्या इनाम? उसने तुरंत जांच करने के लिए इसे खोला। आर्यन एक बार फिर स्तब्ध रह गया, क्योंकि स्पेस रिंग के अंदर एक काला खंजर था और इस काले खंजर को शैतानी खंजर कहा जाता था और यह शैतान गॉड के हथियारों में से एक था। धिक्कार है। हाँ। आर्यन पागलों की तरह हंसा। 3 स्वर्गीय आत्मा वार करने के लिए मुझे 3 ब्लेडों की जरूरत होगी। मेरे पास पहले से ही एक ड्रैगन स्लेयर ब्लेड है और अब दूसरी ये शैतानी खंजर है। अब मुझे सिर्फ एक और चाहिए। वो इस समय बेहद खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 3 स्वर्गीय आत्मा जैसा एक खतरनाक हमला जारी कर पाएगा। इससे वो बेहद उत्साहित था। उसने नहीं सोचा था कि सिस्टम विशेष पुरस्कार के रूप में उसे शैतानी खंजर दे देगा। यह भावना बहुत अद्भुत थी। आर्यन ने उत्साह से कहा, सिस्टम, शुक्रिया। अगर तुम एक औरत होती तो मैं तुमसे शादी जरूर करता। हाँ। हालांकि उसने स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो चीजें उसे मिली वो सभी वास्तव में बहुत अद्भुत थी। अमृति स्वॉर्ड और शैतानी खंजर दोनों का ही अस्तित्व बहुत शक्तिशाली था। महान शैतान राजा के मरने के साथ पूरा विशाल हॉल एक रोशनी में जगमगा उठा।
मोटू और बाकी दोनों के पास हैरान होने तक का समय नहीं था कि आर्यन ने महान शैतान राजा को मार डाला था और चिल्लाए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मास्टर, यहाँ क्या हो रहा है। पूरा हॉल जोर जोर से कांपने लगा था। पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए, जैसे कि पूरा गुप्त क्षेत्र ढहने वाला था। आर्यन ने नक्शे पर दिए गए निर्देश के अनुसार सोचा और तुरंत चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो और बाहर निकलो, अभी जल्दी करो। अगर उसके पास संकोच करने का समय नहीं होता तो गुप्त क्षेत्र के ध्वस्त होने की बहुत संभावना होती। आर्यन अभी सबसे गहरे हिस्से में था, जबकि मोटू, मीरा और हातिम बाहर निकलने की कगार पर थे। उसके पास बाहर निकलने का समय था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह आदेश है, जल्दी करो, आर्यन ने उनसे जोर से चिल्लाते हुए कहा। मोटू ने और संकोच नहीं किया। मास्टर, सावधान रहना। चलो, यह बोलकर उसने हातिम के हाथ को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। मीरा ने आर्यन को देखा जो मंदिर की गहराई में था और उसका दिल कस गया। दिल पॉइंट्स +4, वर्तमान दिल पॉइंट्स 89। धिक्कार है, इस वक्त दिल पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं? मैं यहाँ मरने वाला हूँ, फिर इनका क्या फायदा? आर्यन ने कड़वाहट से अपने दिल में कहा और आगे सोचा, मैं 90 दिल पॉइंट्स पाने से बस एक कदम दूर हूँ, फिर मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ। वैसे मुझे क्या मिल सकता है? आह आर्यन आह, यहाँ तू मरने वाला है और तू अभी भी इस बारे में सोच रहा है। इसके बाद मीरा, मोटू और हातिम तीनों चौथी मंजिल से बाहर चले गए। आर्यन भी सिंहासन की ओर भागा और खोज जारी रखी। कहाँ तंत्र कहाँ है? पत्थर एक के बाद एक गिर रहे थे। हॉल नीचे की ओर धंस रहा था। जमीन ढह रही थी और धरती में समा रही थी। यह थंडर ड्रैगन मंदिर पहले से ही जमीन के नीचे धंसा हुआ था और अब यह गहरा गड्ढा नरक की तरह था, जो अंतहीन अंधेरे से भरा हुआ था। धिक्कार है, कहाँ है? आर्यन ने पूरे सिंहासन को छान मारा, लेकिन उसे कोई तंत्र नहीं मिला। अपने आसपास के बड़े क्षेत्र को ढहते हुए देखकर उसका दिल गुस्से से भर गया। इसके तुरंत बाद उसने ड्रैगन स्लेयर निकाला और बुरी तरह से सिंहासन पर वार किया। एक ही वार में सिंहासन का चूर्ण बन गया। सिंहासन के नीचे एक विशाल आकृति दिखाई दी, जिस पर 8 ड्रैगन छपे हुए थे और उनके बीच में एक छेद था। आर्यन ने तुरंत थंडर ड्रैगन रॉड के बारे में सोचा। उसने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को वापस रखा और थंडर ड्रैगन रॉड को बाहर निकाल लिया। उसने मोती को छेद में डाला और गर्जना की, अब जल्दी से खुल जाओ। जिस पल थंडर ड्रैगन रोड के मोती को सिंहासन के नीचे की आकृति के छेद में डाला गया, तभी थंडर ड्रैगन रॉड से 8 थंडर ड्रैगन बाहर निकल आए, जो बुरी तरह से गर्जना करने लगे, मानो उस आकृति का कोई भौतिक शरीर हो। फिर एक के बाद एक थंडर ड्रैगन्स गहरे गड्ढे में भाग गए और आठों के आठों ड्रैगन एक तेज धमाके के साथ फट गए। उनके गायब होते ही आर्यन के पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी और धरती में धंस गई। आर्यन के पास बचने का कोई मौका नहीं था और न ही उसे पता था कि क्या करना है। वो एक अंधीन रसातल में गिर गया और अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराया, लगता है कि मेरा समय आ गया। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर।